पूरे दुनिया में कोई पूरी दूसरी कौम ऐसी नहीं है जिसने इतने लंबे समय तक गुलामी झेली हो। मुझे लगता है हमारे समाज को ऐसे गुरुओं की जरूरत नहीं है। छल कपटी लोगों ने हमारे देश को कमजोर करने का काम किया है। क्या आप फिर से गुलामी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? जो देश के मूल निवासी हैं, जिनको उनके जमीनों से बेदखल किया गया, जिनको उनके अधिकारों से वंचित किया गया, उनके साथ लगातार शोषण जारी है। ये तैयार हो या ना हो, अब इनकी लड़ाई मैं लड़ूं। फिर अब हम बटेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, हम जुड़ेंगे। और जिसकी संख्या ज्यादा होती है, सरकारें आके खुद पूछती है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो कभी भी नहीं चाहेंगे हम लोग एकजुट होकर अपने हक और अधिकार लें। इंसानियत का दर्जा मिलना चाहिए, हमें भी हक और अधिकार मिलने चाहिए, हमें भी पढ़ने लिखने का अधिकार मिलना चाहिए, हमें भी व्यापार करने का अधिकार मिलना चाहिए। मतलब इतना प्रताड़ित किया और किताबों में, धर्म शास्त्रों में ऐसा कुछ लिख दिया कि उनको यह विश्वास दिला दिया कि आज जो तुम दीनहीन व्यवस्था में जी रहे हो, ये इसलिए जी रहे हो कि ये तुम्हारे पूर्व जन्मों का फल है और ये तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे लोग पूरे दुनिया में, केवल हमारे मूल निवासी ऐसे लोग हैं जिन्होंने लगभग 3500 साल की गुलामी झेली है। पूरे दुनिया में कोई पूरी दूसरी कौम ऐसी नहीं है जिसने इतने लंबे समय तक गुलामी झेली हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं अब आता हूं, हमारे पूर्वजों में से एक एकलव्य ने, जब किसी भी गुरु ने उनको शिक्षा देने से यह कह के मना करके, अपमानित करके भगा दिया कि भाई तुम भील हो, जिसे आज आप अनुसूचित जनजाति कह सकते हैं, तुम्हें ये धनुर्विद्या सीखने का हक अधिकार धर्मशास्त्र नहीं देता, और उनको भगा दिया अपमानित करके। एकलव्य ने क्या किया, हमारे समाज के पूर्वज योद्धा, महायोद्धा एकलव्य ने अपने आप लगातार प्रयास करके धनुर्विद्या पर महारत हासिल कर लिया। और जब महारत हासिल कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, आप जब पूछोगे पूरे देश में, जो हमारे देश में व्यवस्था है, अगर उसमें किसी से पूछोगे कि भाई सबसे बड़ा धनुर्धारी कौन था देश का, तो हर कोई ये कहेगा अर्जुन था। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? वो कहेगा अर्जुन था। अरे भाई अर्जुन कहां था? अर्जुन के गुरु ने जब देखा कि एकलव्य के पास इतनी गजब की धनुर्विद्या है, ये कौन है जिसने भोगते हुए कुत्ते को शांत करा दिया, ऐसा धनुर्धर कहां से आ गया, किसका चेला है कि मेरे अर्जुन से भी ज्यादा काबिल धनुर्धर ये कहां से बना। तो उसने जाके जब देखा कि एक भील वहां प्रैक्टिस कर रहा है तीर का कमान से तीर चलाने की, तो उसने उससे पूछा भाई तुम कौन हो? उसने अपना परिचय दे दिया। फिर पूछा ये किससे विद्या सीखी तुमने? तो उन्होंने कहा दीदी मेरे तो ये गुरु हैं, विद्या तो मैं खुद ही प्रैक्टिस से सीखी, पर इनको गुरु बना के और मैंने सीखी है विद्या। तो उसने कहा भाई ये तुम्हारे गुरु हैं तो ये तो मैं हूं। तो हाँ तो जी आप गुरु हो तो मैं आपको नमन करता हूं। तो उसने कहा जब तुम अब धनुर्विद्या सीख चुके हो और मेरी मूर्ति बनाकर सीखे हो और मुझे अपना गुरु मानते हो, तो भाई हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि जब आप सीख जाते हो आपको गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। तो क्या तुम गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हो? हमारे लोग पहले से इतने भोले भाले रहे हैं, वो एकदम से भाव विभोर हो गए। हाँ गुरुजी आपने तब नहीं, आज मुझे अगर अपना चेला मान लिया और मैं तो पहले से आपको मूर्ति बनाकर अपना गुरु मानता हूं, आप बताइए आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? तो इस सातिर दुर्योधन ने, जिसको हमारी सरकारों ने हमारे पूरे समाज के साथ धोखा और गद्दारी करके द्रोणाचार्य अवार्ड देना शुरू किया गुरु के नाम पर, मुझे लगता है हमारे समाज को ऐसे गुरुओं की जरूरत नहीं है जो धोखे से, छल कपट से हमारे युवाओं को काबिलियत के मुझे बता दिए। और आपने देखा किस तरह छल कपट से उसी द्रोणाचार्य ने हमारे उस काबिल बेटे की अंगूठे को ही मांग लिया। उसे पता था कि तीर कमान जब जो चलाता है उसमें अंगूठे का सबसे बड़ा रोल होता है, उसने उसका अंगूठा ही मांग लिया। तो ऐसे छल कपटी लोगों ने हमारे देश को कमजोर करने का काम किया है,
हमारे देश की योग्यताओं के गले को घोटने का काम किया है। आज आपको समझना पड़ेगा, अपने पूर्वजों के इतिहास को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और उस परंपरा को ठोकर मारनी पड़ेगी जिस परंपरा ने हमारे लोगों को, हमारे पूर्वजों को गुलाम बनने पर मजबूर किया। क्या आप फिर से गुलामी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? भाई एक बात बताइए, पूरे भारत के अंदर जब भी किसी जमींदार की जमीन रोड बनाने के लिए एक्वायर की जाती है, पुल बनाने के लिए एक्वायर की जाती है, या कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए एक्वायर की जाती है, तो भारत सरकार उसको करोड़ों रुपए का मुआवजा भी देती है और अल्टरनेटिव प्लॉट भी देती है। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? जब आप उन जमींदारों को उनकी जमीन लेने के बदले में बड़ा मुआवजा भी देते हैं और अल्टरनेटिव प्लॉट भी देते हैं, तो जब हमारे आदिवासी जो हजारों साल से जिस जमीन पर वो रहते आए हैं, जिस पे उनका अपना अधिकार था, जब आप देखते हैं कि उसके जमीन के अंदर अरबों रुपए का नेचुरल रिसोर्सेज दबा है और आप उसका दोहन करने के लिए हमारे आदिवासियों को उनकी जमीनों से बेदखल करते हैं, तो क्या आप उनको मुआवजा देते हैं? तो हमारे लोगों को तो मुआवजा नहीं देते, हमारे लोगों को तो अल्टरनेटिव प्लॉट भी नहीं देते और अरबों खरबों की उनकी संपत्ति को छीन लेते हैं। इसी में तो पता लगता है कि आपका चरित्र जो है वो न्यायिक चरित्र नहीं है। और जिनका न्यायिक चरित्र नहीं है, हम ऐसे लोगों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? ऐसे लोगों को ताकत देने का काम हम क्यों करते हैं? इस पे विचार करना पड़ेगा। आज अपने अधिकार के लिए आपको यहां आना पड़ रहा है, अपने अधिकार के लिए एकजुट होकर अपनी लड़ाई को लड़ना पड़ रहा है। यह सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है क्या? जो देश के मूल निवासी हैं, जिनको उनके जमीनों से बेदखल किया गया, जिनको उनके अधिकारों से वंचित किया गया, उनके साथ लगातार शोषण जारी है। सरकारें उनके से बात करके उनके हक अधिकार को देने का काम क्यों नहीं करती हैं? और जैसे उन्होंने कहा था, दवाई उसी को लेनी है जो बीमार है। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं पुष्पांकर जी, ये तैयार हो या ना हो, अब इनकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। और केवल दिल्ली के अंदर नहीं, केवल दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे देश के हर हिस्से में जाके अपने बहुजन मूल निवासियों के हक अधिकार की लड़ाई को हमें लड़ना पड़ेगा, ये कुर्सियां रहे या ना रहे। लेकिन आपको भी एक बात समझनी पड़ेगी, उसके लिए चाहे तो आप वैज्ञानिक दृष्टि से एक काम करके देख ले, जांच करा ले। अपने इस भाई राजेंद्र गौतम के ब्लड के नमूने को सैंपल आप ले लो और आप अपने भी ब्लड के नमूने ले लो और दुनिया की बढ़िया से बढ़िया लैब में जांच करा लो। अगर जांच कराने के बाद ये बात साबित हो जाए कि हमारे और आपके पूर्वज एक थे, हमारा आपका खून एक है, तो फिर ये बांटने की बात खत्म करो। फिर अब हम बटेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, हम जुड़ेंगे। इसीलिए हमने नारा दिया है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। तो क्या आप सब लोग इन जातियों के, दूसरों की दी हुई जातियों के बंधन को तोड़ने के लिए तैयार है या नहीं है? तो आपको आपस में हमें रोटी बेटी का रिश्ता भी करना पड़ेगा। तैयार है आप लोग? तो हम लोग मिलके, अभी मैं सरकार के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करके जल्दी सर्वे की प्रक्रिया को शुरू करवाऊंगा, ताकि ये पता चल सके दिल्ली के अंदर पूरे देश से अलग अलग हिस्सों से आके जो आदिवासी बसे हैं, एक तरफ उनका अपना घर चला गया और यहाँ पे आने के बाद हम कह रहे हैं कि यहाँ पे तो अनुसूचित जनजाति है ही नहीं, गांव में भी उनको उनका हक नहीं मिल रहा और यहाँ भी उनको उनका हक नहीं मिल रहा, तो उनका हक मिलेगा कब और कैसे? इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा और एक सर्वे करवा के एक संख्या निश्चित करनी पड़ेगी। क्योंकि आज प्रजातंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है, वन वोट वन मैन वन वोट वन वैल्यू।
एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट की कीमत बराबर। तो जब संख्या जो है प्रजातंत्र में सरकार को चुनने का काम जनता करती है, और जिसकी संख्या ज्यादा होती है सरकारें आके खुद पूछती हैं बताओ तुम्हें क्या चाहिए। गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? तो आपकी तो संख्या निगलेक्टेड है, आपको तो किसी गिनती में गिना ही नहीं जा रहा। अब सबसे पहला तो काम ये अपनी गिनती गिनवानी है कि हम भी हैं, हम भी हैं भाई, और हमारा कुछ हक और अधिकार भी है और वो हम लेके रहेंगे। ठीक है ना? तो जिन लोगों ने हमें जातियों में बांटा वो कभी भी नहीं चाहेंगे हम लोग एकजुट होकर अपने हक और अधिकार लें। लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के बारे में हमें खुद सोचना है, कोई और नहीं सोचेगा। आपको एक चीज और बता दूं जो आपको पता ना हो शायद, जो आदिवासी अलग अलग तरह की अपनी प्रतिभा से अलग अलग तरह के क्राफ्ट का काम करते हैं और जिस वस्तु का वो निर्माण करते हैं और उसको जिसको वो 10 रुपए में बेच देते हैं, कुछ ऐसी इंटरनेशनल कंपनियां हैं उस पर अपनी कंपनी का लोगो लगाती हैं और 10 रुपए का खरीद के 10,000 में बेचती हैं। ये बता रहा हूं मैं आपको। अब अपनी प्रतिभा को पहचान लो, आपकी प्रतिभा का कोई मुकाबला ही नहीं है। और हमारी, मैं तो हर बार बोलता हूं कि हम तो जन्मजात स्किल्ड हैं, पैदाइशी स्किल्ड है हम लोग, हमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। हमारे बच्चे तो जब पैदा होते हैं माँ बाप से धीरे सीखते सीखते जवान होने तक तो उस काम में वो पारंगत हो जाते हैं। मरे हुए जानवर की खाल उतार के और उस खाल को गला के रंग के उसको इतना सॉफ्ट बना देते हैं, उससे बहुत सुंदर जैकेट, हजारों रुपए की एक जैकेट, उसी से जूता, बेल्ट, कैप, पर्स, क्या नहीं है जो उसी चमड़े से जिससे लोग कहते हैं बदबू आ रही है दूर करो, और उसी को बड़े खुश होकर पहनते हैं। सोच के देखो हमारे इन वैज्ञानिकों ने, जो जन्मजात वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये जूता ना बनाया होता तो आज इंसान रोड पे दौड़ नहीं सकता था। चलना तो दूर की, मतलब दौड़ना तो दूर की बात है, उसके लिए चलना मुश्किल था। आज तो कितनी कटीलों जगह पर भी दौड़ लगा देता है। तो वो जो जिस जूते को पहन के वो दौड़ता है, वो जूते बनाने वाले हम लोग हैं। जिस कपड़े को पहन के वो खुश होता है, वो कपड़ा बुनने वाले हम लोग हैं। और जिस कपास से वो कपड़ा बनता है, उस कपास को उगाने वाले भी हम लोग हैं। बड़े शौक से मिठाई खाते हो, अरे भाई इस मिठाई के अंदर जो चीनी डलती है, उस चीनी को बनाने वाले भी हम लोग हैं। तो हमारी प्रतिभा पे क्वेश्चन मत लगाना। तुमने हमें बहुत दिनों से कह रहे हो मेरिट नहीं है, मेरिट नहीं है, कहते शुरू का शुरू ट्रायल में मेरिट नहीं है। जब बाबा साहेब ने उनके धर्म की किताबों को चलाकर हमारे लोगों को स्कूलों में प्रवेश शुरू करवा दिया और हमारे बच्चे पढ़ने लिखने लगे, तो इतने काबिल बन गए कि पिछले 5 साल में से 3 बार 2 SC और 1 OBC के बच्चे ने सिविल सर्विसेज में टॉप कर दिया। और जब हमारे लोग मेरिट में आने लगे, टॉप करने लगे, तो आप लोग लेटरल एंट्री लिया है कि बिना एग्जाम के डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाएंगे। बहुत बड़ी साजिश है, इस साजिश को तोड़ना पड़ेगा। ये जो साजिश रचने वाले लोग हैं, इनके साथ 2-2 हाथ हमें करने पड़ेंगे। मोदी जी कहते हैं मैंने चाय बेची है। अरे चाय बेचने वाला चाय बेचने वालों को कैसे भूल गया? चाय पैदा करने वाले को कैसे भूल गया? इसलिए भूल गया क्योंकि उसके मन में न्यायिक चरित्र है ही नहीं, उसके मन में मानवता है ही नहीं। जिन बड़े बड़े पूंजीपतियों के चंदे से वो जीत कर देश की सत्ता का मजा ले रहे हैं, उनकी जो वफादारी उन्हीं बड़े बड़े पूंजीपतियों के प्रति है। उन्हीं के कहने पे वो कृषि से संबंधित 3 काले कानून भी लाए हैं, क्योंकि जब तक कानून का कच्चा मसौदा भी नहीं बना था, तब तक अडानी जी के बड़े बड़े भंडारण सेंटर बन चुके थे। इस साजिश को समझना पड़ेगा। इसलिए देश का किसान सड़कों पर लड़ रहा है,
और मोदी जी वफादारी उन बड़े बड़े पूंजीपतियों की कर रहे हैं जिनके पैसे पर चुनाव लड़े, जिनके पैसे से बड़े बड़े मीडिया चैनल खरीदे गए और उन चैनलों को बीजेपी का प्रवक्ता बनाकर अपना प्रचार प्रसार में उन्होंने इस्तेमाल किया। इसीलिए वो जो चैनल पे बैठ के एंकर है, आपने देखा होगा उनका व्यवहार गुंडों की तरह व्यवहार करते हैं, विपक्ष के लोगों को धमकाते रहते हैं, सत्ता पक्ष से सवाल नहीं करते, जो बिल्कुल पत्रकारिता के खिलाफ है। तो मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोग जागरूक हो जाओ। आपके हक अधिकार इतने छीन चुके हैं, वापस लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर एकजुट हो जाए तो फिर मुश्किल भी नहीं है। और उस कौम का कोई भला कर भी नहीं सकता जो अपने हक अधिकारों के लिए आपस में एकजुट भी ना हो पाए। उनको कौन बचाएगा? कौन आपकी आवाज को बुलंद करेगा? संसद के अंदर 150 से ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा के अंदर हमारे सांसद हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग मरते रहते हैं, उनके हक अधिकार छीनते रहते हैं और वो संसद में गूंगे बहरों की तरह बैठे रहते हैं। इक्का दुक्का कोई बोलता है, ज्यादातर तो गूंगे और बहरे हैं। जिस दिन हमारे लोग अपना रिप्रेजेंटेशन समाज का, उसकी आवाज को संसद के अंदर बुलंद करना शुरू कर देंगे, अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना शुरू कर देंगे, उसके बाद आपको और हमको मिलकर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए ऐसे गद्दारों को भी सबक सिखाने का टाइम आ रहा है। आप जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं समाज को, जीत के जाते हैं रिजर्व सीट से और उनके हक अधिकार का अतिक्रमण होता रहे और आप गूंगे बहरे बनकर चुप बैठे रहो, तो याद रखना एक दिन आपके घरों में लोग आग लगाएंगे और उनको कोई बचाने वाला इसलिए नहीं आएगा। जब पड़ोसी के घर में आग लगी थी तो तुमने भी बचाने का काम नहीं किया। तो जो लोग सोचते हैं पड़ोसी मर रहा है, मैं सुरक्षित हूं, वो गलती पर है। उनको चाहिए जब किसी पड़ोसी के घर में कोई दंगाई आग लगाने आए तो तुम तुरंत कम से कम बुझाने तो आ जाओ, वरना जिस दिन तुम्हारे घर में आग लगेगी उसको भी बुझाने वाला कोई नहीं आएगा। और हमारे समाज का हक अधिकार तो शुरू से मरा है। आपको पता शंभुक ऋषि की हत्या क्यों हुई? आपको पता एकलव्य का अंगूठा क्यों मांगा गया? आपको पता है अभी आए दिन घोड़ी से उतार दिया जाता है। एक व्यक्ति ने घोड़ा खरीद लिया, एक ने मूंछ रख ली, उन दोनों की हत्या इसलिए कर दी। अगर ये दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग ये मूंछ रखने लगेंगे, ये घोड़ा खरीदने लगेंगे तो हम क्या करेंगे? केवल इस वजह से हत्या हो गई। तो मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं साथियों, अपने जितने महापुरुष हैं उनके इतिहास को खोज कर लाओ, उनके इतिहास को दोबारा से लिखने का काम हम लोग करेंगे, मिशन जयपुर करेगा। और ये समय की मांग है। आज हम अगर एकजुट हो जाते हैं तो बहुत कम समय में हमारे अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे, हमारे ऊपर जुल्म बंद हो जाएंगे। और ये जो एजुकेशन है ना, जो हमसे हजारों साल तक छीन के रखी, वो एजुकेशन ही हमें आगे लेके जाएगी। मैं बार बार अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद क्यों करता हूं? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दिल्ली देश का नहीं बल्कि दुनिया का पहला राज्य है जिसने अपने टोटल बजट का 26% एजुकेशन पे खर्च करके गरीब से गरीब के बच्चों को भी अच्छे पढ़ाई का अवसर दिल्ली के अंदर दिया है। लेकिन देश के अंदर जरूरत है, दिल्ली छोटी सी है, दिल्ली छोटी सी है, पूरे देश का भला नहीं होगा जब तक पूरे देश के अंदर एजुकेशन का, पढ़ाई का खर्चा सरकारें नहीं उठाएंगी। बच्चे का नंबर आ गया, मेहनत की उसने, खूब मेहनत की, बच्चे का IIT में नंबर आ गया, इंजीनियरिंग में नंबर आ गया, वहां पे 1.5 लाख फीस है, 2 लाख फीस है, उसके माँ बाप के पास 1.5-2 लाख नहीं है और उसकी इतनी मेहनत के बावजूद उसका एडमिशन कैंसिल हो रहा है। इसके लिए सरकारों को डूब मरना चाहिए। अरे कम से कम काबिल बच्चों को तो पढ़ा दो। क्या सरकारें काबिल बच्चों की फीस नहीं भर सकती? ये काम हमें करना पड़ेगा, मजबूती से इस लड़ाई को हमें लड़ना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि सरकार वही सम्मान के लायक होती है जो सरकारी खर्चे पे क्वालिटी एजुकेशन दे दे, सरकारी खर्चे पर क्वालिटी हेल्थ सर्विस दे दे। और पूरे देश को इसकी जरूरत है या नहीं है? हमारे लोग कभी भी देखो पतले दुबले से लगते हैं कई बार, उसका सिर्फ एक कारण है कुपोषण। हमारे देश में कुपोषण इतना ज्यादा है, दुनिया में हमारे देश का नाम गंदा हो रहा है, क्योंकि जिस वक्त बच्चे को न्यूट्रिश फूड चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड, उसको खाने को है ही नहीं। रूखा सूखा खिला के माँ बाप कैसे पाल के बड़ा करते हैं,
ये दर्द तो हम जानते हैं, हमारे समाज के लोग जानते हैं। वो क्या जाने जो दूध पीने के मतलब माँ बाप जिद कर रहे हैं दूध पी और बच्चा नहीं पी रहा और बच्चे की पिटाई हो रही है, रो रहा है, तो वो उस दर्द को क्या जाने। दर्द तो वो जानते हैं ना जिनका बच्चा दूध मांग रहा है और दूध उनके घर में आसपास में भी नहीं है। तो इन बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता और उस उम्र में जितना चाहिए जब खाने को नहीं मिलता वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। उसकी बुद्धि का भी जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं होता। देश में जितने विकलांग बच्चे हैं अगर आप उसकी लिस्ट उठा के देखोगे, विकलांगता में भी उन गरीब परिवारों के बच्चे ज्यादा मिलेंगे जिनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता। तो इस लड़ाई को भी हमें लड़ना पड़ेगा कि सरकारें पौष्टिक आहार देने पर नौटंकी ना करें, नाटक ना करें। जो उनका हक है उनको चुपचाप दे दें और नहीं देंगे तो हमारे लोग छीन के लेने का काम भी करेंगे। और मैं आज आपसे माफी भी मांगना चाहता हूं। जब ये प्रोग्राम रखा मैं सोच रहा था अभी गर्मी इतनी नहीं आई है, लोग बैठ जाएंगे, लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि हम इतना इंतजाम नहीं कर पाए। हमारे बहुत सारे साथियों को धूप में बैठना पड़ा, उनको ये कष्ट झेलना पड़ा। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। कोशिश करूंगा भविष्य में अब जो मीटिंगें होंगी उसमें आपके सर पे धूप नहीं आने देंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि आप अच्छे से बैठ के अपनी मीटिंग कर पाए। तो चूंकि आप लंबे समय से बैठे हैं, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से समाज के हक अधिकार की बात की है, वो सारी बात मैं भी दोहराऊं तो कोई फायदा नहीं है। फिर मिलेंगे और अब तो वैसे भी लड़ाई पूरे न्याय की लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उसको पा ना लें। तो हम तो आपस में बातचीत करते रहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस आह्वान के साथ आपको आमंत्रित करूंगा कि खाना भात तैयार है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।